हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम क्लासेस 2.0 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रेमपाल। चलिए आइए बिना समय गवाए टेक्स्ट नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका आज का है 13 अक्टूबर का। ठीक है, चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा जाता है। तो वेदत्रयी की यदि बात करते हैं, देखिए वेदत्रयी में हमारा अथर्ववेद नहीं आता है। तो आप देखिए किस ऑप्शन में अथर्ववेद है। देखिए इसमें अथर्ववेद आपका है तो ये नहीं होगा, इसमें आपका अथर्ववेद नहीं है, इसमें अथर्ववेद आपका है और इसमें भी आपका अथर्ववेद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऋग्वेद की बात कर लेते हैं। सब पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। और बात करते हैं, देखिए ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। बात करते हैं इसके तीसरे मंडल में एक गायत्री मंत्र है जो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ठीक है, बात करते हैं 10वें मंडल में ऋग्वेद के वर्णों का 4 वर्णों का उल्लेख 10वें मंडल में है। 7वें मंडल में जो है 10 राज युद्ध के बारे में मुझे बताया गया है, 7वें युद्ध में बताया गया है। तो ये भी आप महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ऋग्वेद से संबंधित और आप इसे याद रखें। बात कर लेते हैं सामवेद की। सामवेद को देखिए संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। यजुर्वेद की बात करते हैं, यजुर्वेद की, तो इसे गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ एकमात्र वेद है जो कि यजुर्वेद है। इसके बाद चलिए आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपका पुष्यमित्र शुक द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था। देखिए अंतिम मौर्य शासक की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बृहदत्त। ठीक है, यदि हम इससे कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं, यदि मौर्य साम्राज्य के पहले शासक की बात करते हैं तो पहला शासक होता है चंद्रगुप्त कुमारगुप्त। ठीक है, पहला शासक कौन होगा, गुप्त वंश की सॉरी देखिए चलिए यही बात करते हैं बिंदुसार। देखिए बिंदुसार जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, बिंदुसार। और यदि बिंदुसार के पुत्र की बात करें तो बिंदुसार का पुत्र था अशोक। और अशोक ने बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार अशोक ने किया था, बौद्ध धर्म का। ठीक है, तो ये आपको सीरियल वाइज आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे कभी कभी कोर्ट में पूछ लेता है कि इसका क्या होने वाला है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत नेपोलियन की बात करें तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं अशोक की। तो अशोक बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार करने वाला अशोक है। ठीक है, और अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध के विजय का कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन मिलता है अशोक के 13वें शिलालेख में। अशोक के शिलालेख की बात करते हैं तो सर्वप्रथम जो पढ़ा था वो जेम्स प्रिंस ने पढ़ा था 1837 में, और 1750 में टी कैथकर ने सबसे पहले खोजे थे अशोक के शिलालेख। ठीक है, इसके बाद चलिए बात करते हैं हम। देखिए मैंने बिंदुसार का बाद में आपको बताया कि बिंदुसार के पिता कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार के पिता थे। और बिंदुसार किसका पिता था, तो बिंदुसार अशोक का पिता था। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि प्रसिद्ध चीन यात्री ह्वेनसांग किस सम्राट के शासनकाल के दौरान आया था। जो प्रसिद्ध ह्वेनसांग था, जो चीन यात्री था, वो जो आया था हमारा हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और CU की इसकी नाम की एक पुस्तक थी, किसकी, ह्वेनसांग की, CU के नाम की, जिसमें इसकी यात्राओं के बारे में वर्णन किया गया था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं समुद्रगुप्त के बारे में, मैंने आपको बताया पिछले वाले क्वेश्चन में। इसके बाद चलिए बात करते हैं लोधी वंश। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित में से लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। देखिए लोधी वंश का अंतिम शासक की बात करते हो तो अंतिम शासक हो जाएगा इसका इब्राहिम लोधी। देखिए क्यों होगा इब्राहिम लोधी, देखिए आपको याद दिलाने के लिए बता दूं कि पानीपत का पहला युद्ध होता है 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। यहाँ से क्या होता है, लोधी वंश समाप्त होता है और एक मुगल वंश की नींव पड़ती है, जो कि कौन डालता है, बाबर। ठीक है, बाबर के बीच, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच पानीपत का पहला युद्ध होता है। बात करते हैं 1526 में हो गया। 27 की बात कर लेते हैं। 1527 में खानवा का युद्ध होता है। 1528 में आपका चंदेरी का युद्ध होता है और 1529 में आपका घाघरा का युद्ध होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करते हैं तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। ठीक है, 1901 की बात कर लेते हैं। 1901 में क्या था, कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जिसमें पहली बार महात्मा गांधी ने भाग लिया था, जो कि कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था। उसमें पहली बार महात्मा गांधी ने भाग लिया था। और आपसे पूछे महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो आपका 1924 का बेलगांव अधिवेशन था, जो कि कर्नाटक में हुआ था। तो वहाँ महात्मा गांधी ने उसकी अध्यक्षता की थी।
लेकिन आपसे पूछ ले कि कब भाग लिया, तो भाग लिया आपका 1901 में। बात कर लेते हैं, तो इसका राइट आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं 1905। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन, सॉरी 7 अगस्त 1905 को क्या होता है, बंगाल विभाजन होता है। ठीक है, इसके बाद चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है संथाल विद्रोह, निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह का एक नेता था। संथाल विद्रोह का जो नेता था वो सिंधु माझी था। कौन? सिंधु माझी किसका था? सिंधु माझी जो नेता था वो संथाल विद्रोह का था, सिंधु माझी। ठीक है, इसके बाद चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। देखिए 8 नंबर आपका क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारियों की पहचान कीजिए। पश्चिम बंगाल का जो क्रांतिकारी थे वो हमारे खुदीराम बोस थे। कौन थे? खुदीराम बोस पश्चिम बंगाल के हुआ करते थे, वहीं से उन्होंने भाग लिया था। बात कर लेते हैं, देखिए बारदौली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था। तो बारदौली सत्याग्रह जो हुआ था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था 1928 में। कब होता है सत्याग्रह? 1928 में ये होता है। ठीक है, बात करते हैं सरदार की उपाधि। सरदार की उपाधि जो थी वहीं की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी, बारदौली की महिलाओं ने। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। किस नेता ने हमें CR फॉर्मूला दिया है। ये CR फॉर्मूला की यदि हम बात करते हैं और नाम करते हैं नेता की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, श्री राजगोपालाचारी। कौन है? श्री राजगोपालाचारी ने CR फॉर्मूला दिया। ठीक है, CR फॉर्मूला किस दिया? श्री राजगोपालाचारी। ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 11 की, मतलब 11 की। नॉर्वे की राजधानी क्या है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए इसके बाद हम बात करते हैं इटली की राजधानी क्या हो जाएगी? रोम हो जाएगी। और बात करते हैं ब्यूनस आयर्स, तो ये हो जाएगी हमारी आयरलैंड की। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका कहता है कि 82.5 पूर्वी देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, बात कर रहा है इसकी। तो ये भारतीय मानक समय रेखा समय का निर्धारण करती है। किसका निर्धारण करती है? समय का। और ये कहाँ से ली गई है? ये इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर के क्षेत्र से ली गई है, नैनी नाम से स्थान से ली गई है। ठीक, और ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उन 5 के नाम लिख के देंगे कि कौन कौन 5 हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। 2011 की जनगणना के अनुसार बात करते हैं तो हम सबसे ज़्यादा हो जाएगी हमारी 73%। यदि राज्य की बात करता साक्षरता में तो सबसे ज़्यादा केरल में हो जाती बात करता, और सबसे कम तो बिहार में हो जाएगी सबसे कम। ठीक है, साक्षरता। बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य की बात करें तो गोवा हो जाएगा। और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़े राज्य की बात करेगा तो हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटे के राज्य की बात करेगा तो सिक्किम हो जाएगा। यदि जनसंख्या घनत्व के हिसाब से सबसे कम की बात करेगा तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा की बात करेगा तो हमारा बिहार हो जाएगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार एकमात्र राज्य की जनसंख्या ऋणात्मक रही थी तो वो हमारा नागालैंड था। ठीक है, चलिए ये मैंने आपको कुछ जनसंख्या संबंधित महत्वपूर्ण सवाल थे जो कि मैंने आपको बता दिए। बात करते हैं हीराकुंड किस राज्य में स्थित है। हीराकुंड की बात करते हैं तो ये हमारा उड़ीसा में है, जो कि महानदी पर है। हीराकुंड कहाँ है? हीराकुंड हमारा उड़ीसा में है, जो कि महानदी पर है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। देखिए राज्य नेपाल के साथ अपने सीधे साझा नहीं करता है। तो नेपाल के साथ कौन? असम नेपाल के साथ साझा नहीं करता, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेपाल की बात करते हैं तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये पांच राज्य सीमा साझा करते हैं। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु और सेवा, मतलब GST की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? GST की बात कर रहा है। तो GST कितनी? 1 जुलाई 2017 को GST लागू होती है। कब? 1 जुलाई 2017 को GST लागू होती है। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर होती है। और बात करते हैं हम इसके संविधान संशोधन की, तो इसका 101वां संविधान संशोधन है। GST काउंसिल का हेड जो होता है वो आर्टिकल 279A के अंतर्गत, किसके? 279A के अंतर्गत, 279A के अंतर्गत हमारा वित्त मंत्री इसका हेड, वो GST काउंसिल का हेड होता है। GST की बैठक की बात करते हैं तो चंडीगढ़ में होती है। यदि GST संग्रहालय की बात करते हैं तो हमारी पणजी में होती है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। कहता है 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर हैं। तो 1 रुपये के नोट की बात करते हैं तो इस पर होते हैं हमारे भारत के वित्त सचिव के। किसके होते हैं? भारत के वित्त सचिव के 1 रुपये के नोट पर सिग्नेचर होते हैं। इसके बाद चलिए बात करते हैं, देखिए प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम
वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात कर रहा है तो केसी नियोगी प्रथम अध्यक्ष हो जाते हैं। ठीक है, तो कौन हो जाएंगे हमारे? केसी नियोगी प्रथम आर्टिकल 280 के अंतर्गत। कौन किसके अंतर्गत? आर्टिकल 280 के अंतर्गत केसी नियोगी हो जाएंगे। ठीक है, वर्तमान की बात करते हैं जो कि 15वें नंबर के हमारे एन के सिंह। 15वें नंबर के कौन है हमारे वर्तमान में? एन के सिंह। कौन है? एन के सिंह। ठीक है, वर्तमान की बात करते हैं तो एन के सिंह इसके हो जाएंगे। इसके बाद चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 में कहता है PMSBY का वितरण रूप क्या है? पीएम देखिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का ये PMSBY का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नति कृषि और शिक्षा कृषि शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या था? कृषि शिक्षा का उद्देश्य जो था, ये उनका उद्देश्य था कृषि शिक्षा को बढ़ावा देना। किसको? कृषि शिक्षा को बढ़ावा देना पंडित दीनदयाल उपाध्याय का उद्देश्य था। इसके बाद चलिए नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन आपको कहता है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत अर्थात इंडिया कहा गया है? तो आर्टिकल 1 में इंडिया का जिक्र किया है, भारत को इंडिया कहा गया है आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 1 आर्टिकल 2 की बात करते हैं तो नागरिक 2 में है। फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार आर्टिकल 3 में है। और DPSP मतलब राज्य की नीति निषेध तत्व भाग 4 में है। किसमें? भाग 4 में। यदि मौलिक कर्तव्य की बात करेगा तो वो भाग 4A आर्टिकल 51A में है, जो कि आपको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़े गए थे और ये रूस से लिए गए थे। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 22 नंबर की। किस मौलिक अधिकार के तहत कानून के नज़र में सभी लोग समान होते हैं? तो ये हमारा हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 22 का C, समानता का अधिकार। क्या हो जाएगा? समानता का अधिकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। 23 में आप कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पूर्व राष्ट्रपति हैं? देखिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसकी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की इंडिया डिवाइडेड पुस्तक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वाटरमैन ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आइए बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। तो ये जो संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए जाते हैं, ये 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाया जाता है। बात करते हैं इनसे पहले कौन था? तो इनसे पहले जो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में थे 9 दिसंबर 1946 को, वो हमारे सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसके बाद हम बात करते हैं लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे होता है? लोकसभा स्थगित की बात करते हैं तो ये हमारा राष्ट्रपति को होता है। किसको? राष्ट्रपति को लोकसभा खत्म या फिर स्थगित करने का अधिकार होता है। तो देखिए आर्टिकल 108 के द्वारा राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। बुलाता कौन है? संयुक्त बैठक जो बुलाता है हमारा राष्ट्रपति बुलाते हैं आर्टिकल 108 के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। 25 में कहता है क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए 25 कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज को अपनाया था? सर्वप्रथम पंचायती राज की बात करते हैं तो ये हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सर्वप्रथम किसने अपनाया? राजस्थान ने। किसने अपनाया? राजस्थान ने। तो राजस्थान ने सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था। ठीक है, किसने अपनाया पंचायती राज व्यवस्था को? हमारा राजस्थान ने अपनाया था। ठीक है, और ये 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान नागौर जिले से स्टार्ट की गई थी, व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, और इसे जो अपनाया, यदि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि पंचायती राज व्यवस्था को उत्तर प्रदेश में कब लागू किया गया था। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है दर्पण कारोबार की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। जो हमारी हेडलाइट होती है, कारों की जो साइड में शीशा वो लगा होता है, वो किसका होता है? तो हमारा अवतल दर्पण का होता है। किसका होता है? अवतल दर्पण का। ठीक है, इसके बाद बात देखिए निकट दृष्टि दोष में भी क्या होता है? अवतल लेंस होता है। दूर दृष्टि दोष में हमारा उत्तल लेंस होता है और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? हमारा अवतल लेंस होता है। दूर दृष्टि में कौन सा हो जाएगा? उत्तल। ठीक है, बात करते हैं हेडलाइट में कौन सा यूज होगा, तो वो भी हमारा अवतल लेंस ही होगा। देखिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 आपका कहता है कि प्रतिवर्ती धारा मतलब AC को दृष्ट धारा DC डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करने के लिए किस प्रयुक्त का यूज़ किया था? मतलब किस
सिस्टम का यूज़ किया जा सकता है, हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर रेक्टिफायर। किसका यूज़ किया जाता है? हमारा रेक्टिफायर का इसमें यूज़ किया जाता है। इसके बाद चलिए बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 की, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा शुष्क बर्फ। ठीक है, शुष्क बर्फ जिसे कहते हैं। और चलिए कुछ फॉर्मूले में आपको यहाँ बता देता हूँ। इसके बाद चलिए भाई मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण इसके जो फिट करेगा फॉर्मूला क्या होता है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्रेड 24S2। एक बार फिर से सुनिए, K2SO4 Al2 डॉट। इसके बाद चलिए बात करते हैं, देखिए इसके बाद बात कर लेते हैं भुजा हुआ चूना। भुजा हुआ चूना जो होता है वो CaOH का होल ट्वाइस होता है भुजा हुआ चूना। बिन भुजे चूने की बात करते हैं तो CaO बिन भुजा चूना होता है। खाने का सोडा की बात करते हैं, ठीक है, तो खाने का सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब NaHCO3। और धोने के सोडे की बात करें तो Na2CO3 धोने का सोडा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। शरीर में डैश की गंभीर कमी के कारण क्वार्क्स और रोग हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन की कमी से ये रोग हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी पादप है? किसकी बात कर रहा है? मांसाहारी पादप कौन सा है? तो इसका जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा मांसाहारी पादप, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वीनस फ्लाईट्रिप। वीनस फ्लाईट्रिप क्या है? ये हमारा मांसाहारी पादप है। इसके बाद चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के। देखिए 31 को क्या करना होगा आपको, ये जो आपका लिखा है, पहले हम जो 50 है हम इससे जब इसको काटेंगे तो ये 4 बार जाएगा और 4 की गुणा 6 से करेंगे। 4 की गुणा जब हम 6 से करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 4 की गुणा 6 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 24। और जब 24 का स्क्वायर करेंगे तो इस 24, क्योंकि इसका रूट है और इधर रूट नहीं है तो इसका रूट हटाने के लिए हम इस पर स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका मैथ का है तो इसे आप प्लीज़ सॉल्व कर लें। चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर जो है आपका वो 26 सही 2/3% इसका आंसर है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। देखिए 51 आपका क्वेश्चन नंबर 51 क्या था? अप्रैल 2022 में नई दिल्ली में आयोजित अमृत समागम सम्मेलन के दौरान किस पोर्टल को लॉन्च किया गया था? तो जो अमृत समागम सम्मेलन था उसके अंतर्गत जो पोर्टल लॉन्च किया था उत्सव पोर्टल लॉन्च किया था। कौन सा पोर्टल था? उत्सव। उसके द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? उत्सव पोर्टल लॉन्च किया गया था। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। 52 में कहता है जनवरी 2022 में जारी भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कौन राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण के संदर्भ में है? देखिए सबसे ज़्यादा वन की बात करते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से। पहला ये वन रिपोर्ट की बात कर लेते हैं, फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात करते हैं। तो ये कहाँ से आती है? हमारी देहरादून से आती है। कहाँ से आती है? देहरादून से आती है। और ये इस बार जो आई है हमारी वो 17वें नंबर की आई है। ये जो स्टार्ट हुई थी वो 1987 से स्टार्ट होती है, देहरादून से आती है और प्रत्येक 2 वर्ष में आती है। ठीक है, बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। और सबसे कम की बात करेगा तो हरियाणा में। और प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन की बात करेगा तो मिजोरम में है और सबसे कम प्रतिशत के हिसाब से हरियाणा में है। यदि बात करते हैं हम सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई, किस राज्य में हुई वनों में? तो हमारा आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा आपका? मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन किसमें? मध्य प्रदेश में। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। कहता है 1 से 4 अप्रैल 2022 के मध्य तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की राजकीय यात्रा की थी? तो राजकीय यात्रा की बात करते हैं, इन्होंने जो हमारे राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, तो उन्होंने जो यात्रा की थी तुर्कमेनिस्तान की थी। किसकी? तुर्कमेनिस्तान की उन्होंने यात्रा की थी। इसके बाद बात करते हैं, चलिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच कौन सी युद्ध एक्सरसाइज होती है। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए बात कर लेते हैं अप्रैल 2022 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्ति रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व की सर्वाधिक सैन्य खर्च वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? देखिए सबसे ज़्यादा, ये इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा खर्च सेना पर कौन सा देश करता है? तो सबसे ज़्यादा खर्च 30 नंबर पे भारत हमारा, पहले पे अमेरिका है और दूसरे पे चाइना है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारी सेना पर खर्च होता है वो
अमेरिका में होता है, दूसरे नंबर पर चाइना में होता है और तीसरे नंबर पर हमारा भारत में सबसे ज़्यादा खर्च होता है सेना पर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है अप्रैल 2022 में किस बैंक ने वित्तीय समावेशन के लिए समाधानों के सहसृजन तथा नवोन्मेष के लिए फिनटेक्स स्टार्टअप समुदाय के साथ सहयोग करने हेतु एक संयुक्त पहल फिनोवेशंस लॉन्च किया है। तो ये किस किस बैंक ने लॉन्च किया, ये आपसे पूछा है। ठीक, किस बैंक ने तो ये जो लॉन्च किया है फिनोवेशन, तो ये हमारा लॉन्च किया है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 56 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 आपका कहता है फरवरी 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह प्रेक्षण यान PSLV-C52 के मध्य किस उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। तो PSLV-C52 ये 14 फरवरी 2022 को लागू किया गया, जो कि 2022 का इसरो द्वारा लॉन्च किया गया पहला उपग्रह था। तो ये हमारा हो जाएगा US-04। क्या हो जाएगा? US-04। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ये PSLV-C53 की। PSLV-C53 के द्वारा सिंगापुर के 3 उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है फरवरी 2022 में प्रसिद्ध पार्श्व गायक लता मंगेशकर का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2001 में। 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न मिला था। ठीक है, लता मंगेशकर की बात करते हैं तो लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार किसे मिला है, तो ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है लता मंगेशकर अवार्ड। ठीक है, आइए चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इनका संबंध जो था वो संगीत से था, लता मंगेशकर जी का। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कहता है अप्रैल 2022 में कहाँ पहली बार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की बैठक हुई है। तो ये हुई है हमारी पाक के टाइगर रिजर्व। पाक के टाइगर रिजर्व कहाँ है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं पाक के टाइगर रिजर्व कहाँ है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। देखिए 59 में आपका क्या कहता है फरवरी 2022 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और 21-22 के बजट घोषणाओं के अनुरूप वयस्क शिक्षा के लिए शुरू की गई नई शिक्षा नीति के अंतर्गत नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की अवधि कितनी है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की जो अवधि है वो हमारी 22 से 27 तक है, मतलब 2022 से 27 तक है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 आपको कहता है फरवरी मार्च 2022 के मध्य 5वीं संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण सभा 2022 का सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो इसके सम्मेलन की बात करते हैं तो इसका सम्मेलन होता है नैरोबी केन्या में। ठीक है, तो नैरोबी केन्या में। इसके बाद बात करते हैं नैरोबी केन्या। ठीक है, बात कर लेते हैं मॉन्ट्रियल। ये मॉन्ट्रियल जो स्थान है वो कनाडा में है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है 1987 में, जो कि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है, जो कि ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। डेनमार्क की राजधानी क्या है। तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन की क्या है, कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। और ये ओस्लो जो है ये नॉर्वे की राजधानी है। ठीक है, और ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, वियना। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है भांगड़ा डैश डैश का लोक नृत्य है। पूछा है आपसे कि जो भांगड़ा है वो किस राज्य का लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पंजाब। भांगड़ा और गिद्धा कहाँ का है, पंजाब का लोक नृत्य, फेमस लोक नृत्य है पंजाब का। बगरुम्बा कहाँ का है, बगरुम्बा हमारा असम का है। चिरऊ और हमारा सत्रिया जो नृत्य है वो कहाँ का है, असम का है। ठीक है, अम्बुबाची मेला असम में लगता है, कामाख्या माता मंदिर के अंदर अम्बुबाची मेला लगता है। ठीक है, असम में। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि असम का पुराना नाम क्या था। बात करते हैं इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर, तो इसका कौन राइट आंसर हो जाएगा, भांगड़ा का पंजाब। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 आपको कहता है कि यूनेस्को की स्थापना कब होती है। यूनेस्को की स्थापना की बात करते हैं तो 1946 में यूनेस्को की स्थापना होती है। 1949 में 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू किया जाता है। तो आप याद रखें कि पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जाता है, कुछ आर्टिकल और कुछ भाग
लागू किए जाते हैं 26 नवंबर 1949 को। 1949 की यदि बात करते हैं तो 1949 को नाटो की स्थापना 1949 में होती है। और 1949 की मैं आपको बता दूं इसरो की और इसके बाद मैं 1949 के बारे में और बता दूं तो 1949 को देखिए क्वेश्चन नंबर, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सम्मान है? तो भारत के सर्वोच्च सम्मान की बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत रत्न। क्या कौन सा हो जाएगा? भारत रत्न इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं रूमी दरवाज़ा कहाँ है। ये रूमी दरवाज़ा की यदि बात करें कहाँ है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रूमी दरवाज़ा हमारा लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में रूमी दरवाज़ा है। लखनऊ में 1916 में कांग्रेस अधिवेशन होता है जिसमें गरम दल नरम दल एकत्र हो जाते हैं जो कि 1907 में अलग हुए थे। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं बिमेश चंद्र अंबिकाचरण मजमूदार, इसकी अध्यक्षता करते हैं लखनऊ अधिवेशन की। ठीक है, इसके बाद चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जो कि आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है 66 नंबर क्वेश्चन कहता है रामनाथ गोयनका पुरस्कार निम्नलिखित में किस क्षेत्र में योगदान के लिए है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पत्रकारिता हो जाएगा। क्या? पत्रकारिता। और पृथ्वीचर जो इसके बाद जो बात करते हैं देखिए खेल के क्षेत्र में भी आपके और बहुत से पुरस्कार हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक और क्वेश्चन बताएं कि जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो खेल के क्षेत्र में किसे दिया जाता है। इसके बाद चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के जो लेखक हैं वो हमारे हैं नवदीप सिंह गिल। नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? नवदीप सिंह गिल। यदि बात करते हैं नीरज चोपड़ा की तो ये हरियाणा के हैं। और हम बात कर लेते हैं नीरज चोपड़ा की। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जो जीता था टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था जो कि 85.58 मीटर भाला फेंका था। ठीक है, और बात करते हैं सबसे वर्ल्ड रिकॉर्ड कौन सा इनका भाला फेंक में, तो 59 पॉइंट इनका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है तो वो हमारा 89.94 इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ठीक है, सबसे अधिक जो भाला फेंका है इन्होंने 89.94 मीटर का भाला फेंका है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। 68 क्वेश्चन नंबर कहता है मई 2022 में संपन्न हुए राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप हीरो संतोष ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किस राज्य ने जीता है? 2020-21 की बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केरल ने संतोष ट्रॉफी जीत ली है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। क्वेश्चन नंबर 59 में आपका कहता है कि मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जो जीता है वो हमारे जीता है कैरोलिना ने। ठीक है, कैरोलिना बेलावास्का। ठीक है, कैरोलिना बेलावास्का ने किसका जीता है? 2021 का। किसका जीता है? 2021 का इन्होंने ये मेडल जीता है। इसके बाद हम बात करते हैं ये और कहाँ की हैं, ये हमारी पोलैंड की हैं। कहाँ की हैं? पोलैंड की हैं। पहले बात करते हैं यदि इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति की 67वीं बैठक में प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो मनाया जाता है ये हमारा 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको कम से कम टाइम में 70 से और आपको मैंने कम से कम आपको 250 से 300 क्वेश्चन मात्र आधे घंटे के आसपास मैंने आपको करा दिए हैं। तो यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल बनाए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं और कल इसी समय एक बेहतरीन से टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।